हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट रिवीजन वीडियो साइंस सब्जेक्ट का मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें आप सभी के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस 2 का सबसे फेवरेट चैप्टर। इसको मैं फेवरेट चैप्टर क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर ना रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, आप आगे जाके 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जो भी आप पढ़ाई इंजीनियरिंग वगैरह भी करते हो, तो हर एक का एक कुछ ना कुछ मतलब होता है। हर सब्जेक्ट का, हर स्टैंडर्ड का एक मतलब होता है। तो अगर हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं सिलेबस में से, तो उसका रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ यूज होता है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हम एनालाइज करेंगे तो समझ लो कि ये तो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इस चैप्टर का ना बहुत सारा रियल लाइफ में यूज है। आज आपको मैं बताऊंगा कि वाकई में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होता है, वाकई में थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो कैसे बनती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट NPCIL न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, साथ में उससे इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में बिजली का सप्लाई आता है वो कैसे आता है, साथ ही में नेचुरल गैस का यूज करके हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या अगर ऐसा हो गया कि दुनिया में जितने भी ऐसा रिसोर्सेस है, जैसे कोयला हो गया, खत्म हो गया तो थर्मल पावर प्लांट खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम थोरियम खत्म हो जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बंद पड़ जाएगा, नेचुरल गैस अगर खत्म हो गया, नीचे से जमीन से निकालते हैं ना खोद के, तो वो खत्म हो गया तो हमारा नेचुरल गैस प्लांट भी बंद हो जाएगा। तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? पूरा अर्थ हमारा अंधकार में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए ये चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों, जिसका नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर ये सभी जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, कोयला हो गया या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या न्यूक्लियर एलिमेंट्स हो गया, नेचुरल गैस हो गया, अगर ये खत्म भी हो जाते हैं ना, तो भी वी हैव सम मेथड्स लाइक पानी से बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बना सकते हैं, सनलाइट से भी बिजली बना सकते हैं। तीन बहुत इफेक्टिव चीज है जो आज इस वीडियो के थ्रू पूरा चैप्टर को हम रिवाइज कराएंगे, आपको पूरा वन शॉट बेहतरीन तरीके से कराने वाले। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज आप जानते हो दोस्तों, हमारा एक LMR सीरीज जो है स्पेशली फॉर मैथ्स अभी हमने लॉन्च किया हुआ है। तो LMR सीरीज कंटिन्यूअसली आ रहा है, 2 दिन हो गया, 2 दिन कंटिन्यूअसली मॉर्निंग 10 o'clock सुबह मैथमेटिक्स के लिए आ रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवा रहे हैं। और सिर्फ उतना चले जाना यार, पढ़ के चले जाना, 80% फिक्स है आपके। सिर्फ उतना भी करके चले जाओगे तो 80% फिक्स है, गारंटी बोल सकता हूं। तो LMR सीरीज अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लेना। LMR का मतलब होता है लास्ट मोमेंट रिवीजन, आखिरी मोमेंट पे हो ना, अभी रिवीजन करा रहे हैं, एकदम दबा के कर लेना मैथमेटिक्स का। साइंस का तो आ ही रहा है, मैथमेटिक्स का वन शॉट पहले कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा एंड गेम सीरीज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड गेम सीरीज भी हमारा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीजें PDF के फॉर्म में और हर चीज दे रहे हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मुझे मैसेज करना चाहते हो, कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अच्छे से जाइए, देख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि आप एक चीज जानते हो कि चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। लेकिन ग्रीन एनर्जी तो तब आएगा ना जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाए। तो रिसोर्सेज खत्म होने से पहले हम वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और कैसे बनता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब यह होता है, जैसे आप जानते हो बिजली, जो हमारे घर में बिजली होती है, तो हर टाइप का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में है, चाहे वो एक बल्ब हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशन जो चल रहा है, हर एक चीज के पीछे बिजली जरूर लगती है, यानी बिजली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बिजली को जनरेट करने के लिए हमें क्या लगता है दोस्तों, जनरेटर की जरूरत पड़ती है। और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑलरेडी, साइंस 1 के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। रेगुलर लेक्चर भी जाके देख सकते हो, और पूरा का पूरा वन शॉट भी कंप्लीट करा है, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसी दोनों में से कोई एक 5 मार्क्स का आता ही है, जैसा कि आप जानते हो। तो जनरेटर की अगर बात करो तो होता क्या है, जनरेटर में एक्चुअली ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता है। और इसको इन्वेंट किया गया था माइकल फैराडे द्वारा। ठीक है, अब ये रन करता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे रन करता है। इसको इन्वेंट किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने इसको इन्वेंट किया था। अब ये माइकल फैराडे ने इन्वेंट तो कर दिया, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्या है, ये चलता कैसे है? तो सबसे पहले इसमें 2 ही चीज होते हैं, याद रखना, एक होता है मैग्नेट और दूसरा होता है दोस्तों कंडक्टर। तो whenever any magnet rotates across the conductor, यानी कि अगर मैग्नेट के रहते कंडक्टर उसके आसपास रोटेट हो रहा है, या फिर कंडक्टर के रहते मैग्नेट उसके आसपास रोटेट हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वही
चीज से हमारा जो बिजली है वो प्रोड्यूस होता है और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एंड धीरे धीरे उसको जहां पे सप्लाई करके यूज करना है वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो कर पाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज सब चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है कंडक्टर के आसपास, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, वो कंडक्टर के अक्रॉस में है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो आपको बेसिक तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बिजली कैसे बनता है, तो इस तरीके से बिजली बन रहा है, मैग्नेट जो है कंडक्टर के अक्रॉस में घूम रहा है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि आपका बिजली जो है प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैग्नेट जो है अगर कंडक्टर के आसपास रोटेट हो रहा है तो उसको घुमाएगा कौन? अपने हाथों से घुमाओगे? नहीं, इट इज ए मैकेनिज्म ना, इट इज ए मशीन। तो उसके लिए हमें कुछ मशीन लगाना पड़ेगा। तो अगर हमें एक नॉर्मली क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते रहना है कंटिन्यूअसली, मतलब मेरे पास कुछ एक ऐसा चीज चाहिए जो ये मैग्नेट को कंडक्टर के अक्रॉस में घुमाता रहे। तो ये मैग्नेट को घुमाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों टरबाइन। ये वर्ड आपने सुना होगा टरबाइन। अब ये टरबाइन क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। टरबाइन इज नथिंग बट ब्लेड्स जो होते हैं ना, ब्लेड्स, ठीक है ना, ब्लेड्स के क्या होते हैं, ये अरेंजमेंट होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये ब्लेड्स के क्या होते हैं, इस प्रकार से क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। ये समझ लो टरबाइन है, बीच में एक्सल होता है, समझ लो छोटा सा, और उसमें आसपास ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे पंखा होता है हमारा, लेकिन ये 3D में होता है। 3D में इमेजिन करो, ठीक है, इसको आप 3D में इमेजिन करो, ठीक है ना, कर पा रहे हो 3D में इमेजिन? 3D में इमेजिन करो। तो ये ब्लेड्स हो गए। अब क्या होगा कि ये 3D में जो ये क्या बोलते हैं टरबाइन जो है, ये मशीन जो है, इसको अगर मैं किसी तरीके से घुमा दूं, इसको किसी तरीके से घुमा दूं, तो ये जो टरबाइन है वो कनेक्टेड होता है किससे, हमारे मैग्नेट से। तो जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा तो मैग्नेट्स भी रोटेट होगा। देखो पूरा इमेजिनेशन का खेल है, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करो। व्हेनेवर द टरबाइन इज रोटेटिंग, समझो, ठीक है, जब टरबाइन है, टरबाइन से कौन कनेक्टेड है, मैग्नेट। तो टरबाइन जब रोटेट हो रहा है तो मैग्नेट भी रोटेट होगा, और कंडक्टर आपका फिक्स है, कंडक्टर को मैंने फिक्स कर रखा है। तो टरबाइन ने मैग्नेट को घुमा दिया और कंडक्टर फिक्स है। तो व्हेनेवर द मैग्नेट इज रोटेटिंग अक्रॉस द कंडक्टर, हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर लेते हैं या फिर वायर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू हम उसको सप्लाई करते हैं जहां करना है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चलो मैग्नेट को घुमाने के लिए हम टरबाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टरबाइन को कौन घुमाएगा ये भी सवाल उठता है, ठीक है। देखो साइंस बहुत क्रिटिकल चीज है, लेकिन मजा भी आता है साथ में। तो अब ये मैग्नेट तो चलो घुमा दूंगा मैं टरबाइन से, टरबाइन को कैसे घुमाऊंगा? तो टरबाइन को घुमाने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स, एंड वही मेथड्स के थ्रू यहां पे हमें डिस्क्राइब करना है अलग अलग टाइप ऑफ थिंग्स। अब जैसे कि मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जैसे कि ये टरबाइन को हम लोग घुमा सकते हैं वाटर की हेल्प से, यानी वाटर को अगर मैं कंटिन्यूअसली सप्लाई करूं तो वाटर जब इसके ऊपर आएगा एकदम प्रेशर के साथ, पानी जब आएगा, पानी से जो टरबाइन है वो घूमेगा, ठीक है ना, तो वाटर से घुमा सकता हूं। तो एक्चुअल में यूज किया जाता है वाटर का स्टीम, ठीक है, वाटर का स्टीम यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने के। तो ये कहां यूज किया जाता है वाटर स्टीम? ये किया जाता है आपके थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, ये किया जाता है आपके थर्मल पावर प्लांट में। ये चीज ध्यान में रखना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को किस प्रकार घुमाया जाता है, वाटर स्टीम को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये पढ़ेंगे। अब एक और जरिया ये है कि चलो अभी मेरे को वाटर यूज नहीं करना है, ठीक है ना, या फिर मेरे को जो थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोयला इस्तेमाल होता है वो यूज नहीं करना है, मेरे को कुछ और यूज करना है। मशीन सेम है, टरबाइन तक मशीन जो है वो पूरा फंडा सेम ही होता है, लेकिन इसको घुमाने का तरीका अलग अलग होता है और इसीलिए अलग अलग टाइप के प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट आपने सुना है, जिसमें थर्मल यानी कि हीट का इस्तेमाल करके कोयला जलाया जाता है, हीट का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली पैदा की जाती है, जिसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। वैसे दूसरा होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये सब डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं पूरा ओवरऑल, फिर आपको डिटेल में भी बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इस प्रकार पढ़ाने वाला पूरा कंसेप्ट जो है ना, पूरा एकदम मेमोराइज हो जाएगा कि सर बिना पढ़े भी जाऊंगा तो भी एग्जाम में पास होकर आऊंगा, इतना गारंटी हो जाएगा आपके अंदर, और अच्छे मार्क्स आऊंगा, पास भी नहीं अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि ये जो वाटर था, वाटर को हीट करने के लिए जो हम थर्मल पावर प्लांट में कोयला ले रहे थे, यहां पर हम लोग लेंगे न्यूक्लियर एलिमेंट्स। अब कौन से होंगे वो बताऊंगा। तो थर्मल प्लांट हो गया, लेकिन अभी मुझे ना पानी यूज ही नहीं करना है, मुझे गैस यूज करना है, तो मैं नेचुरल गैस यूज कर लूंगा, नेचुरल गैस। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। टरबाइन घूमेगा तो मैग्नेट्स घूमेगा कंडक्टर के अक्रॉस में, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, और यही पूरा फंडा है। बस चेंज क्या हो रहा है, जो इनिशियल प्रोसेस है वो चेंज हो रहा है, और इसीलिए अलग अलग प्लांट्स बन रहे हैं। कहीं पे थर्मल पावर प्लांट है तो कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कहीं पे नेचुरल गैस का प्लांट है तो कहीं पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पे सोलर वाला है तो कहीं पे विंड मिल वाला है। ये सभी चीज आज बारीकी से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो क्या आप लोग तैयार है? शुरुआत करते हैं नंबर 1 टॉपिक ऑफ टुडे,
टॉपिक तो मतलब शुरुआत हो ही गया है, पूरा फंडामेंटल चीजें बता दिया, किस प्रकार चीजें रन होती है, ये सभी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि अगर एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर ना फ्लो चार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जो चीजें बताई थी शुरुआत में, उसमें फ्लो चार्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, याद होगा अगर आपको, तो फ्लो चार्ट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो वापस से मैं फ्लो चार्ट बताऊंगा कि हमें एक चीज पता है कि हमें टरबाइन चाहिए होता है किसको घुमाने के लिए। मेरे पास एक टरबाइन अगर होगा तो टरबाइन मेरा घुमा देगा अंदर जनरेटर को, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसको घुमा देगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, टरबाइन से जनरेटर के पास जाएगा, टरबाइन जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स को घुमाएगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टरबाइन को बेटा घुमाएगा कौन, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग ये करेंगे प्रॉपर एनर्जी सोर्स। ठीक है, प्रॉपर एनर्जी सोर्स, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, यानी कि अब ये जो सोर्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो कोयला हो थर्मल पावर प्लांट के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हो न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, चाहे वो नेचुरल गैस हो नेचुरल गैस वाले के लिए, चाहे वो वाटर हो हाइड्रो के लिए, चाहे वो विंड मिल हो, ठीक है ना, हवा हो विंड मिल के लिए। ठीक है, तो अलग अलग टाइप रहेगा, यानी कि यहां से पूरा सेम रहता है प्रोसेस, सिर्फ आगे का प्रोसेस चेंज हो रहा है, और वही प्रोसेस को चेंज कर करके एक एक टॉपिक को बारीकी से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ सबसे पहले टॉपिक के लिए, जो हम लोग यहां पे डालने वाले हैं एनर्जी सोर्स, अब डालने वाले कोयला, यानी हम बात करेंगे सबसे पहला टाइप ऑफ पावर प्लांट जो कि है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं रफ करता हूं, और जितने भी मैं फ्लो चार्ट्स करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ डायग्राम भी बना रहा हूं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाना। जो भी चीज मैं लिखाता हूं अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अपने नोट्स में या फिर जो भी बुक होगा आपको उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये पूरा पूरा वन शॉट वीडियो, आपको मजा आ जाएगा, पढ़ के एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं रफ करता हूं, क्योंकि अब हम हेडिंग डालने जा रहे हैं दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, ओके ठीक है। अब देखो थर्मल पावर प्लांट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोला थर्मल पावर प्लांट में भी सेम फंडा है। सेम फंडा क्या है यहां पे, अगर मैं एक बात करूं यहां पे, कि यहां पे जो टरबाइन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्टीम बना रहा है। तो मैं इन शॉर्ट क्या कर रहा हूं, स्टीम टरबाइन यूज कर रहा हूं। अब स्टीम टरबाइन मेरा रन करेगा किसको, जनरेटर को। ठीक है, स्टीम टरबाइन जो होगा वो किसको रन करेगा, जनरेटर को रन करेगा, एंड जनरेटर के वजह से ही हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इतना प्रोसेस हर एक के लिए सेम होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ये प्रोसेस आपको। ठीक है, अब ये स्टीम टरबाइन यहां पे है, लेकिन ये स्टीम टरबाइन को रन करने के लिए स्टीम चाहिए मुझे, क्योंकि स्टीम टरबाइन नाम ही है स्टीम टरबाइन, मतलब मुझे स्टीम चाहिए। स्टीम मतलब क्या होता है, वेपर्स, गरम गरम वेपर्स, प्रेशराइज्ड वेपर, तब जाके वो टरबाइन को घुमाएंगे ना। टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने के लिए एकदम प्रेशर के साथ जो वेपर्स होंगे ना वो आने चाहिए। अब वेपर्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं, गरम गरम पानी से। पानी को गर्म करना पड़ेगा, पानी कहां से आएगा, समुंदर से। अब समुंदर के पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, समुंदर के पानी को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, लेकिन समुंदर के पानी को इस्तेमाल करने के लिए, गर्म करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, कोयला। तो आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि यहां पे क्या होता है, फ्यूल कोल, जो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है वो कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक चीज बता दूं, मैं जहां पे रहता हूं, यू नो दैट आई लिव इन बोईसर, महाराष्ट्र, पालघर डिस्ट्रिक्ट के जस्ट पहले, एक पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, पालघर के एक स्टेशन पहले बोईसर आता है। तो बोईसर के बाद आप 2 स्टेशन आगे जाओगे तो दहानू आता है। ठीक है ना, मराठी जो होंगे यहाँ पे उनको पता होगा, दहानू करके एक जगह है, ठीक है, ग्रीन जोन में आता है, थोड़ा सा आसपास के लोगों को पता होगा, पालघर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इवन मुंबई लोगों को भी पता होगा, लोकल जो चर्च गेट से लोकल चलता है ना, मुंबई लोकल, सबसे आखिरी स्टॉप दहानू होता है। तो दहानू में ना एक थर्मल पावर प्लांट है, दहानू में DTPS बोलते हैं उसको, दहानू थर्मल पावर स्टेशन। और मैं यहां पे जा चुका हूं, यहां पे मैंने हर एक चीज का वर्किंग समझा हुआ है, हर एक चीज मैंने देखा हुआ है और पूरा एनालाइज किया हुआ है कि वो थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मेरा प्रोजेक्ट था वहां पे, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था तो फाइनल ईयर में हमें यहाँ पे आईवी के लिए लेके गया था, इंडस्ट्रियल विजिट। यहाँ पे मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है, पूरा अपना रिपोर्ट तैयार किया हुआ है, तो आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। और ये आप लोग ध्यान से देख लोगे ना तो आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा कि होता क्या है एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले कोयला का लिया जाता है, कोयला, ठीक है। अब कोयला कहां से आता है तो मैं आपको बता दूं, ये डीटीपीएस जो होते हैं, दहानू थर्मल पावर प्लांट है, या फिर कहीं पे भी होंगे ना, उनके लिए ना मालगाड़ी भर भर के कोयले आते हैं, याद रखना। और वो कोयले को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब कोयला गर्म करेगा, किसको गर्म करेगा, पानी को। तो क्या होता है ना, बॉयलर्स होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं? बॉयलर्स। बॉयलर्स में क्या होता है? बॉयलर नाम से पता चल जाएगा, बॉयल करना मतलब समुद्र का पानी। अब देखो पानी हमारे लिए बहुत कीमती है, तो पानी हमको सिर्फ भाप बनाना है, तो भाप बनाने के लिए हमें कोई भी पानी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, समुद्र के आसपास ही, ये जो हनुमान पावर प्लांट है ना, इसके आसपास ना बहुत समुद्र है, तो वहां क्या करते हैं लोग, पानी को उठा लेते हैं वहां से, समुद्र के अंदर से पानी उठा लिया। अब वो पानी को क्या करेंगे, ये बॉयलर में डालेंगे। बॉयलर को हीट चाहिए, तो हीट सप्लाई कौन करेगा? कोयला जलाने के बाद। तो यहां से हीट जो है वो पूरा का पूरा बॉयलर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बॉयलर के पास जब हीट पहुंच गया तो बॉयलर क्या करेगा? ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा पानी गर्म हो रहा है, पानी उबाल मार रहा है, तो पानी जब गर्म हो जाएगा दोस्तों, तो अब ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? स्टीम के अंदर। एकदम स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको एकदम हाई प्रेशर के साथ, ठीक है ना, वॉल्व्स होते हैं, नल होते हैं ना, नल जैसे आपके घर में टैप होता है, नल खोल दो पानी आता है, तो जोर से खोलोगे पूरा फटाफट आएगा, धीरे खोलोगे एकदम स्लो आएगा। तो उस प्रकार प्रेशराइज टैप के साथ और वॉल्व्स लगाते हैं उसमें, ताकि ये जो बॉयलर ने जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया ना, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। पहले क्या था? पानी था, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब स्टीम जाएगा स्टीम टरबाइन के पास। स्टीम टरबाइन के जो रोटर ब्लेड्स जो मैंने आपको बताए थे ना डिजाइन में, इस प्रकार के जो ब्लेड्स हैं, ठीक है ना, इस प्रकार के जो ब्लेड्स हैं, अब ये ब्लेड्स के ऊपर जा रहा है, तो पानी बहुत तेजी से इसके ऊपर टकराएगा टकराएगा टकराएगा, जिसकी वजह से ब्लेड्स जो है वो घूमेंगे घूमेंगे। जितना प्रेशर से पानी का जो स्टीम है, सॉरी पानी नहीं, स्टीम जो है जितना तेजी से टकराएगा, उतना ये जो ब्लेड से गोल 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 इतना फास्ट घूमेंगे कि वो फास्ट घूमने की वजह से जो जनरेटर से वो स्टीम टरबाइन कनेक्टेड था, जिसके अंदर मैग्नेट था, तो मैग्नेट घूमेगा। तो व्हेनेवर द मैग्नेट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पूरा प्रिंसिपल समझा दिया कि मैग्नेट रोटेट हो रहा है, मैग्नेट रोटेट हो रहा है, और क्या है? कंडक्टर जो होगा, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, कंडक्टर फिक्स है, तो मैग्नेट रोटेट हो रहा है, कंडक्टर फिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं पे भी आपको सप्लाई करना है, तो ट्रांसमिशन टावर्स देखे होंगे आपने, रेलवे पटरी के आसपास बड़े बड़े ऐसा डिजाइन में, शेप में टावर्स होते हैं, जिसमें से वायर जाता रहता है, देखा है ना, ट्रेन में से जाते वक्त दिखता है, तो वही सब वायर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, और यहां से वो सप्लाई होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही था आपका पूरा थर्मल पावर प्लांट का एक्सप्लेनेशन। इसका एक बेहतरीन डायग्राम भी है, तो वो आप डायग्राम जो है वो बुक में से देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेन होता है इसका फ्लोचार्ट याद रखना। फ्लोचार्ट दिमाग में है तो आप आराम से डायग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एक कूलिंग टावर चाहिए। एक कूलिंग टावर से याद आया, एक और चीज बताना है मुझे यहाँ पे, जो मुझे रह गया था। अब एक चीज ये है कि जब पानी गर्म हो गया, ठीक है, पानी गर्म हो गया, ठीक है, स्टीम टरबाइन से, स्टीम टरबाइन में चला गया, स्टीम टरबाइन घूम गया, अब घूमने के बाद फिर से जनरेटर में चला गया, लेकिन वो पानी जो होगा, जो भाप होगा, जो वेपर जो स्टीम टरबाइन में आया था, वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद भाप क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। तो पानी बन जाता है तो वापस से इसको कलेक्ट कर दिया जाता है कूलिंग टावर के पास। एक टावर होता है, यहां पे समझ लो, एक टावर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलिंग टावर। ठीक है, कूलिंग टावर क्या करता है? जो ये गरम गरम वेपर्स होते हैं ना, उसको कलेक्ट करके उसको ठंडा करता है और फिर पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार वो चेंज चलता रहता है, यानी पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से सिस्टम जो है वो कन्वर्ट कर देता है और वापस से इसको बॉयलर में भेज देता है, जिसके वजह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। पानी को भाप में कन्वर्ट किया, फिर भाप वापस आया, ठंडा हो गया, फिर पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर पानी स्टीम टरबाइन में गया, भाप बन के फिर कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से चीजें चलती रहती है और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि ये जो फ्यूल जो है, कोयला जो पानी को गर्म कर रहा है और स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, ये कोयला कब तक हमारा साथ देगा? मुझे बताओ, हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोयले की शॉर्टेज हो गई है? बीच में तो मुझे एक र्यूमर सुनने में आया था, फेक न्यूज था कि पता नहीं, मुझे एक सुनने में आया कि लगभग 2-4 सालों के अंदर हमारे वर्ल्ड में से कोयला खत्म हो जाएगा। एंड जैसे कोयला खत्म हो जाएगा, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगा, हम पूरे अंधकार में हो जाएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम साइंटिस्ट लोग, जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, वो क्या बेवकूफ़ है क्या? आराम से बैठे रहेंगे हाथ में हाथ डाल के? नहीं, वो लोग कुछ ना कुछ अदर्स मेथड ढूंढेंगे। और इसीलिए चैप्टर का नाम है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये चैप्टर में से आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर ये फेल भी हो गया ना, कोयला खत्म भी हो गया ना, तो भी हमारे पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम लोग बिजली बना सकते हैं और हमारा पृथ्वी कभी अंधकार में नहीं जा पाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, ये आपको मैंने समझा दिया, क्लियर है? अब ये चीज आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं जो दूसरा टाइप का रहेगा। अब इसमें ना एक मुझे आप लोग को ये बताना है, कभी कभी ना बाई चांस इसमें ना बाई चांस ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स पूछता है, प्रॉब्लम्स या फिर डिसएडवांटेज बोलते हैं ना हम लोग। तो कभी कभी ना ऐसा 1 सेंटेंस शॉर्ट नोट वगैरह में 1 मार्क्स के लिए ना पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर ये पूरा एक्सप्लेन करने पूछेगा तो आप लिख सकते हो। मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सी बात है कि अगर ये कोयला जलाया जा रहा है, कोयला से पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो क्या इसके कुछ डिसएडवांटेज है? क्या फायदे तो है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, लेकिन क्या इसका नुकसान
नुकसान है क्या? यस, बिल्कुल इसका नुकसान है, बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली बात, अगर आप कोयले को जला रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोयला जब जलता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, जो हमारे लिए और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। एंड साथ ही में ये जब गरम गरम पानी जो आता है वो कभी लीक हो गया बाई चांस, तो इकोसिस्टम के ऊपर, यानी वाटर सिस्टम, एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है एंड बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यही था कुछ प्रॉब्लम्स, ये आपको याद रखना है, कैसे वर्किंग था थर्मल पावर प्लांट का, किस प्रकार हो रहा था, ये पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलो आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये था हमारा पहला टाइप का पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, अब दूसरा टाइप का जो पावर प्लांट है जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है वो देख लेते हैं। चलो, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये सब स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लग रहा हो क्या, मतलब मैं तो आपको बोल ही रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार आप लोग के ऊपर है, क्योंकि आप अगर जितना मेहनत करोगे, हम तो कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, एलएमआर बना रहे हैं, एंड गेम सीरीज बना रहे हैं आपके लिए, वन शॉट बना रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड 7th 8th 9th है उनके लिए भी वीडियोस बना रहे हैं। तो यार इतना मेहनत की जा रही है ना आप लोग के लिए, सिर्फ ये इसलिए की जा रही है कि आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, बस यही तो मेरी चाहत है आप लोग से, ये तो बस मेरी चाहत है गाना था ना वैसा। ठीक है, तो ये बस चाहत है मेरी, इसको फुलफिल कर देना कि यार आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेकर आना, और जैसे आपका रिजल्ट आएगा ना तो यहाँ पे अनाउंस करना कि यार अच्छे मार्क्स आए, एंड छोटा सा क्रेडिट दे देना, टैग कर देना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, मुझे नींद अच्छी आई है, आजकल नींद नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझेंगे। क्या होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो लेट्स सपोज यहां पे जैसे मैंने आपको एक अभी भी चीजें समझाई, क्या समझाई दोस्तों, कि हमारे पास क्या होना चाहिए? टरबाइन होना चाहिए। ठीक है, अब टरबाइन में यहां पे भी सेम चीज होता है कि जैसे हम लोग ने थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज किया था वो क्या था? स्टीम टरबाइन। तो यहां पे भी हम स्टीम टरबाइन ही यूज करते हैं, तो यहां पे भी क्या होगा? स्टीम टरबाइन होगा। अभी जो स्टीम टरबाइन होगा वो भी किसको कनेक्ट करेगा? जनरेटर को कनेक्ट करेगा। जनरेटर्स में जो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स होगा, वो रोटेट होगा, एंड जनरेटर से हमें क्या मिलेगा? बिजली मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें मिलेगा। यानी यहां तक जो है वो सेम टू सेम प्रोसेस है, यहां तक जो एंड का प्रोसेस है वो सेम टू सेम है। लेकिन यहां पे स्टीम टरबाइन के लिए वहां पे हम क्या कर रहे थे? कोयला गर्म कर रहे थे, कोयले को जला रहे थे, जिससे पानी बॉईल हो रहा था और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था और स्टीम टरबाइन में जा रहा था। लेकिन यहां पे थोड़ा फंडा अलग है, क्योंकि यहां पे बात है हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज होता है एज ए फ्यूल वो होता है न्यूक्लियर एलिमेंट्स। तो क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यूरेनियम 235 जैसे एलिमेंट्स। इट इज आइसोटोप, यूरेनियम 235 इज आइसोटोप। तो न्यूक्लियर एलिमेंट, जैसे कि आप जानते होंगे न्यूक्लियर एलिमेंट के बारे में, अगर मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटा था तो आप एक चीज समझ लो ना कि मैं जहां पे रहता हूं ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब दिखने में नहीं, ये बहुत खूबसूरत इसलिए क्योंकि यहां पे हर चीज प्रेजेंट है। बोईसर इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन एशिया, MIDC, आपको पता है ना MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया था MIDC क्या होता है। तो वैसे बोईसर में एक MIDC एरिया है, सबसे बड़ा MIDC माना जाता है, बहुत सारे हजारों कंपनीज है यहाँ पे अलग अलग तरीके से। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे चीजें बनती है, कपड़े बनते हैं, क्रेयॉन्स, मार्कर्स तक बनते हैं कंपनी में, कि कैमलिन के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। कंपनी में विजिट, मैं बहुत सारी कंपनी में मैंने विजिट किया है। आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम जो भी चीज़ का कंपनी का खाते हो, इतनी सारी कंपनियां हैं, मैंने खुद जाके विजिट किया है कंपनीज में, आइसक्रीम कैसे बनता है वो सब देखा हुआ है। तो राहुल सर को इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, एज कम है, 25-26 साल का एज है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्यों? मेहनत बहुत किया है राहुल सर ने आपके। ठीक है, तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये यूरेनियम 235, ये होता तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे एलिमेंट्स ही है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट गलती से लीक हो गया ना, अगर मैंने ऐसे लाया और हाथ में ऐसा लाया और उसको ऐसा रख दिया ना, अगर गलती से भी ऐसा रख दिया ना, तो पूरा का पूरा समझ लो, ये बोईसर पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा है ना, ये पूरा का पूरा जो है ना रेडिएशन का शिकार हो जाएगा, अलग अलग बीमारियां, लोग मरना शुरू करेंगे, क्योंकि रेडिएशन फैलाता है। जैसे कि आप जानते होंगे रेडिएशन के बारे में, 10वीं में हो, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ रेडिएशन क्या होता है। हमारे इधर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जैसे मैंने बताया ना दहानू में, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मेरा जो बोईसर है उससे जस्ट लगभग 30-40 किलोमीटर आगे, मतलब 1-2 स्टेशन के आगे दहानू स्टेशन है, जिसको हम लोग दहानू थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे आपका थर्मल पावर प्लांट है। हमारे बोईसर में जस्ट 5 से 10 किलोमीटर के अंदर एक तारापुर करके एक जगह है। ठीक है ना, बोईसर के अंदर ही आ जाता है ये तारापुर। ठीक है ना, तारापुर, तो आप सर्च कर लेना, तारापुर इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन एशिया। याद रखना, इंडिया का तो फिलहाल होगा, क्योंकि वो टाइम पे एशिया का था, अभी शायद इंडिया का ही है, और भी बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन उस टाइम पे सबसे पुराना है
तारापुर में, और हम इससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। मैं रहता हूं ना इससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे, और गलती से अगर ये लीक हो गया, तहानू का थर्मल पावर प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीसीआईएल, सर्च कर लेना जाके ये सब चीज, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये सब चीज। ये आप लोग के करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, कल को जाके नौकरी अगर करना है साइंटिस्ट के तौर पे ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जिंदगी सेट हो जाएगी। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब अपने पढ़ाने में लगे हुए, सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको सिलेबस तो कंप्लीट कराता हूं, आपको जनरल नॉलेज भी देता हूं साथ में, ताकि यार आप लोग वहां जाके बैठो, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं में आप 90% लाके पास हो जाओ, मैं भूल जाऊंगा कि आपको नहीं। मेरा तो गोल ये है कि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, आपको ग्रेजुएशन तक मैं करवाने में हेल्प करूंगा। हम यहाँ पे नया चीज लॉन्च करने वाले हैं आगे जाके 1-2 महीने के अंदर, ग्रेजुएशन तक साथ दूंगा, ताकि यार आप साइंटिस्ट के लेवल पे बैठो वहां पे जाके आराम से, न्यूक्लियर रिएक्शन खुद करो। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एनपीसीआईएल है तारापुर में, गलती से कुछ हो गया ना, आधा महाराष्ट्र खत्म। बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब पे ये सब चीजें, लेकिन हो सकता है ये सब चीजें, तो बहुत केयरफुल तरीके से और इतना स्ट्रांगली बनाए हुए कि लीकेज का चांसेस नहीं है। लेकिन कभी देख लेना, और ये सब तो ना डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे भी आ चुका है। ये दारापुर जहां पे मैं रहता हूं दोस्तों, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे ये सब आ चुका है, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट तक दिखाया है कैसे होता है क्या होता है। तो वही सब चीज़ आज मैं सिखाने वाला हूँ, अंदर की बातें मैं सब बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना। नॉर्मल जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें भी मैंने बताया हुआ है, अगर जो लोग हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो देख चुके होंगे तो उनको याद आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, आओ टॉपिक पे आऊँ। ठीक है, चलो मजा आएगा। ठीक है, टॉपिक पे आता हूँ, मजा आएगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि अब न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, हाँ न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन करता है। एंड वो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है यूरेनियम 235, जिसके वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड वही हीट क्या करता है, जो वाटर होता है, जो पानी होता है, अगेन समुद्र का पानी इस्तेमाल किया जाता है, वाटर जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, स्टीम के अंदर। एंड वही स्टीम टरबाइन पे जाता है, वो होता है। मतलब ऑलमोस्ट जो थर्मल पावर प्लांट था उसके सिमिलर ही है न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि वहां पे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा था, कोयले का। लेकिन अगर कोयला नहीं है या फिर मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए, तो कोयले के जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं यूरेनियम 235 एलिमेंट्स का। होता क्या है, तो जब न्यूट्रॉन जो होता है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन होता है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं अंदर का रिएक्शन कैसे होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है किसका, यूरेनियम 235 का, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, एंड वो कन्वर्ट करता है उसको अपने एक आइसोटोप में, जिसका नाम है दोस्तों यूरेनियम 236। तो जैसे ही वो क्या करता है, जो न्यूट्रॉन होता है, बम्बार्डमेंट जब हो रहा है, मतलब बम्बार्डमेंट मतलब एक तरीके से टच होना, मतलब मिक्सचर होना, कनेक्ट करना बोलते हैं ना, टकराना जाके। तो जब टकरा रहा है तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है यूरेनियम 236 में। एंड जैसे ही वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यूरेनियम 236 ना सबसे ज्यादा अनस्टेबल और खतरनाक कंपाउंड बन जाता है। और जैसे ये अनस्टेबल कन्वर्ट जब होता है, तो ये अपने आप को फटाक से कन्वर्ट कर लेता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। ये फटाक से अनस्टेबल होता है ना, तो अनस्टेबल है तो फटाफट ये क्या करेगा, अपने आप को बेरियम एंड क्रिप्टॉन करके आपको पता है एलिमेंट होता है, तो इसके अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। बेरियम एंड क्रिप्टॉन में ये क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा। और एक प्रोसेस होता है उसके अंदर जिसको फिजन बोलते हैं, जिसके वजह से 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं, जिसके वजह से 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। एंड ये 3 न्यूट्रॉन्स जो रिलीज होते हैं, उसके साथ ही में रिलीज हो जाता है 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी। बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, 200 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी। 200 वॉट का, वॉट नहीं सॉरी, मेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा होता है। जिसको इसको कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 के आगे 6 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर लो, आपका इतना ज्यादा एनर्जी मतलब क्या निकल रहा है, वो बिजली नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट बिजली नहीं निकल रहा है, उसको मैं एनर्जी कैसे बोलूं अभी। जैसे एनर्जी क्या होता है, हमारी ताकत, वैसे एनर्जी बन रही है। अब वो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी, और वही एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है पानी में। पानी समुद्र से लिया जाता है, या फिर नॉर्मल तौर पे कोई भी रिसोर्सेज से लिया जा सकता है, लेकिन सॉल्ट वाटर कोई नुकसान नहीं है, ले सकते हैं। तो पानी को फिर वो हीट की वजह से ये एनर्जी जो निकल रही है, ये जो कंटिन्यूस एनर्जी जो निकल रही है ना, ठीक है, और ये एनर्जी की वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता है, और इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वो हाई प्रेशर वॉल्व्स जो होते हैं ना, जो प्रेशर के साथ भेजते हैं, वो प्रेशर के साथ स्टीम टरबाइन में भेज देते हैं। एक बार स्टीम टरबाइन में आ गया, जनरेटर के पास पहुंचेगा, जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स रोटेट करेगा, सेम जैसे पहले प्रोसेस बताया वही सेम प्रोसेस, मैग्नेट्स रोटेट करेगा कंडक्टर के क्रॉस में, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। यही है हमारा फंडा, ठीक है। और इसको भेजा जाएगा ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू। तो ये जो एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो एनर्जी है ना, वो हर जगह मुंबई वगैरह में भी सप्लाई होती है, ठीक है। सुना है ना रिलायंस पावर, सुना है रिलायंस पावर, तो धानु का है, थर्मल पावर प्लांट वही है, समझ लो।
अडानी पावर का भी नाम सुना होगा कन्वर्ट हो गया है अभी, ठीक है। बहुत सारी अंदर अंदर की बातें सब नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सभी आप बताओगे तो हम आगे के स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे। तो आपके आगे के स्टैंडर्ड के लिए मैं ही हूँ ना, टेंशन मतलब आप 11th में जाओगे साइंस लोगे मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। 12th भी लॉन्च होने वाला है, मजा आने वाला है। जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोल के रख देना, आपके कोई भी कनेक्टेड होंगे, कहीं नहीं जाना है। जेआर ट्यूटोरियल्स बहुत बड़ा होने वाला है, अभी धमाका होने वाला है जेआर ट्यूटोरियल्स पे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, जैसे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा आपको पता चलेगा, ठीक है। रेडी रहना उस चीज के लिए, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि चलो कैसा हो रहा है, न्यूक्लियर एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल कैसे कैसे हम लोग बिजली बना रहे हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन क्या इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? एडवांटेज तो है, लेकिन क्या इसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है? तो अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं, सबसे ज्यादा खतरनाक जो खुद एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन इतना ज्यादा खतरनाक है कि गलती से भी कुछ लीकेज हो गया तो पूरा का पूरा एरिया नहीं, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा का पूरा स्टेट भी खत्म हो सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक चीज है। और रेडिएशन फैल जाएगा तो आप जानते हो, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया था ना, उसी मटेरियल से तो बनते हैं ये भी, वही है ना, एटॉम बॉम्ब जैसे ही काम करते हैं ये भी, ठीक है ना। तो उसी लेवल का धमाका हो सकता है, उसी लेवल का रिएक्शन फैलेगा, और रेडिएशन इतना गंदा फैलेगा जैसे वहां पे भी ना जनरेशन बाय जनरेशन भी लोग लूले लंगड़े पैदा हो रहे थे, यानी कि अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उनके जो जीन्स होते ना वो खराब हो चुके थे, वैसे यहां पे भी लोगों के अंदर हो जाएंगे, और एक के बाद एक पीढ़ी जो है वो अपाहिज यानी हैंडीकैप्स हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। तो ये सब चीज बहुत गलत चीज है, इसीलिए इसको बहुत कंट्रोल तरीके से किया जाता है, सेफ्टी तरीके से किया जाता है। आज तक कोई भी ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशन किया है। लेकिन कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हार्मफुल है, सॉरी हार्मफुल नहीं बोलूंगा, रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी है, हमें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। उसके अलावा बात करें यहां पे कि प्रॉब्लम ये हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए, मतलब पॉल्यूशन वाइज तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं है, लेकिन ये पानी रिलीज जो होता है रेडिएशन में, रेडिएशन की वजह से, तो उसके लिए नुकसानदायक है, अदरवाइज बाकी नुकसान इसमें कुछ है नहीं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं? प्लीज एक बार एकदम रुक के यार कमेंट टाइप करो, मेरे लिए टाइप कर देना। आपके लिए इतना डिटेल में कंप्लीट कर रहा हूं ना, कोई नहीं कराया होगा इतना डिटेल में, अंदर ही अंदर नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो ये थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, अब तीसरा जो है नेचुरल गैस वाला, वो मैं कराने जा रहा हूं। तो इसके पहले वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक मारते जाना और अच्छा अच्छा कमेंट लिखते जाना, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप आता जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, और जितना हो सके शेयर करो। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो शेयर करते जाओ, बाकी लोगों को 10वीं वाले जो होंगे आपके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होगा आपका, उसमें शेयर करो, बोलो एक बार ये वीडियो अटेंड करके देख लेना, लेक्चर ये वाला अटेंड करके देख लेना। नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना दोस्तों, एक बार जाके शेयर करने की कोशिश करना, देखना उनका क्या रिस्पॉन्स है और वो लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज शेयर करना, ठीक है। चलो, ये हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट खत्म। चलो नेक्स्ट जाएंगे, अगला किसकी बारी है? अगला है दोस्तों नेचुरल गैस पावर प्लांट। नेचुरल गैस पावर प्लांट। अब ये नेचुरल गैस जो पावर प्लांट होता है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो नेचुरल गैस ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है दोस्तों कि नेचुरल गैस पावर प्लांट। तो ये सबसे कम यूज होता है वैसे देखा जाए तो, मतलब थर्मल पावर बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर भी देखने मिल जाएंगे, नेचुरल गैस भी यूज होता है इफेक्टिवली। तो हम देखते हैं। तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होता है, अगेन सेम चीज होगा, आपको मैं याद दिलाने के लिए फिर से बता दूं, सेम चीज होगा, यानी एक टरबाइन होगा। लेकिन अब मुझे बताओ कि टरबाइन कौन सा होगा? दोनों बार वाटर से इस्तेमाल कर रहे थे, तरीका अलग अलग था गर्म करने का, लेकिन पानी इस्तेमाल हो रहा था, इसके लिए टरबाइन जो था वो वाटर टरबाइन था। अब यहां पे जो टरबाइन इस्तेमाल करेंगे वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? गैस के लिए। इसके लिए इसका नाम क्या रहेगा? गैस टरबाइन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं याद रखने का, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। बाकी प्रोसेस फिर से सेम, गैस टरबाइन से किस में जाएगा? जनरेटर में, ठीक है। गैस टरबाइन से किस में गया? जनरेटर में, ठीक है। अब जनरेटर के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? हमें बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगा, ठीक है। गैस टरबाइन है। अब ये गैस टरबाइन को घुमाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करने वाले नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से क्या होगा? सबसे पहले नेचुरल गैस को अगर मुझे भेजना है तो उसको मुझे कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेसड करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक टरबाइन को घुमा दे। टरबाइन क्या एक ब्लेड है ना, मशीन है ना, उसको घुमाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, तो वो ताकत के लिए कंप्रेसर डालना पड़ता है। जैसे आप वो साइकिल में या फिर मोटर बाइक में जो हवा भरते हो ना, तो वो कंप्रेसर से हवा आता है, इसीलिए वो तेजी से टायर के अंदर भर जाता है। कभी सोचा है बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर हवा,
तो वो जो मशीन से वो पाइप लगाते हो ना हवा के लिए, हवा भरते हो ना ट्रक्स के टायर में या फिर बाइक के टायर में, तो जो पाइप में से जो आता है ना वो कंप्रेसर से आता है। वो हैंडपंप वाला जमाना गया, साइकिल में पहले ट्यूब से हम लोग हवा भरते थे ऐसा, वो जमाना गया अभी, ठीक है ना, वो कंप्रेसर वाला जमाना है। तो हम कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। तो कंप्रेसर को यूज किया जाता है ताकि कंप्रेसर की हेल्प से हम लोग प्रेशराइज एयर ला सके। कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर। क्या ला रहे हैं हम लोग यहां पे? कंप्रेसर ला रहे हैं जिसके हेल्प से एकदम प्रेशर के साथ हवा जो है वो आएगा। ये हवा जो है कंबशन चेंबर में आएगा, ठीक है ना। ये हवा किस में आएगा? कंबशन चेंबर। कंबशन चेंबर का मतलब क्या होता है? एक जैसी जगह है जहां पे रिएक्शन हो रही है, मतलब भट्टी बोलते हैं ना, भट्टी, कंबशन हो रहा है वहां पे, उस प्रकार हो रही है। अब वो कंबशन चेंबर से जो एकदम हाई प्रेशर के साथ जो गैस निकलेगा वो जाएगा गैस टरबाइन के पास। गैस टरबाइन कनेक्टेड है मैग्नेट से जनरेटर के पास, वो घूमेगा कंडक्टर के क्रॉस में, तो इसके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। यही सब फंडा है आसानी से। कितना साधारण सा फंडा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे? केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि गैस जो है ट्रैवल कर रहा है तो मोशन में आ गया काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी से आपका क्या बन रहा है दोस्तों? यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें जो है आपको याद करनी है। ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बहुत साधारण तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, ऑलरेडी मैंने रेगुलर लेक्चर्स में भी बनाया हुआ है, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हो। ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। और जितना भी इसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको अच्छी तरीके से लर्न करना। हो सकता है नेचुरल गैस भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पे फटाफट से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अगर आपको ये फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। चलो ओके, चलो फटाफट से जाएंगे अभी। हाँ, तो नेचुरल गैस पावर प्लांट समझ में आ गया। तो यहां पे अगेन एक चीज, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड आपका लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 मिनट लूंगा। कि यहां पे मैंने आपको 3 चीज पढ़ा दिया, एक थर्मल पावर प्लांट पढ़ा दिया, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा दिया और एक नेचुरल गैस पढ़ा दिया, ठीक है? अब आपने सोचा कि यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, नेचुरल गैस है और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर का नाम क्या है? टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ये चैप्टर का नाम टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी क्यों रखा है? क्योंकि इसका मतलब होता है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, यानी ग्रीन एनर्जी के रास्ते पे हमको चलना है। क्यों चलना है भाई? किसी ने सोच समझ के ही बोला होगा, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर ने, जो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग होंगे उन्होंने। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी टाइप के पावर प्लांट होते हैं जिससे हमें बिजली तो मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी तो मिल जाती है, लेकिन इससे हमारे पॉल्यूशन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि हार्मफुल, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं। ये रिसोर्सेस लिमिटेड है पहली बात तो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर ये खत्म ही होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद क्या आज हम लोग जो बाइक चला रहे हैं पेट्रोल डीजल डाल के, क्या आज हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिंदास टीवी देखते, बिंदास एसी चलाते, सब कुछ करते हैं, तो क्या हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, ठीक है ना, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, आपके बच्चे भी होंगे ना कल को, हाँ, बड़े हो जाके शादी तो करोगे ना बाबा, बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, ऐसा होंगे। तो क्या पता 1-2 पीढ़ी के बाद उनको बिजली नसीब ना हो। जैसे पुराने जमाने में हमारे बिजली नहीं होता था, लोग दिया जला के रहते थे रात को, पता है कि नहीं? 200-300 साल पहले बिजली नहीं होती थी, ये आप जानते होंगे। लोग अंधकार रात को क्या करते थे? दिया जला के सोते थे, दिया का भी जो फायर का इस्तेमाल करके, या फिर अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते, कुछ नहीं था, ठीक है? यही सब चीजें जो थी ना वो पुरानी जिंदगी लौट जाएगी। लेकिन ऐसा हम होने देंगे क्या? हम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ चुके हैं, तो ऐसा हम होने देंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, नहीं होने देंगे ना? तो नहीं होने देंगे, इसीलिए हमें पढ़ना है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। यानी कि इसके अलावा अभी कुछ ऐसे चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो ऐसे टाइप के पावर प्लांट्स होंगे जो कभी जिंदगी में बंद नहीं पड़ सकते, यानी कि उसके जो रिसोर्सेस है वो कभी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट्स है भाई, कौन से पावर प्लांट है वो देखेंगे हम लोग, जिससे हमारा बिजली जो है बन सकता है। चलो आ जाते हैं देखने के लिए, ध्यान लगा के देखना। वैसे पूरा का पूरा वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो में, पर फिर भी एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेना, ठीक है? चलो आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या डालेंगे हेडिंग यहां पे, जिसका नाम है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि ग्रीन एनर्जी की टॉपिक आ गई अभी। ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी मतलब कुछ ऐसे टाइप के फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है जो लिटरली पॉल्यूशन नहीं करते और ग्रीन है, और उसका कोई लेना देना है ही नहीं कि वो चाहे 100 साल के बाद, चाहे 200 साल के बाद वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म एक कंडीशन पे हो सकता है, अगर हमारी दुनिया ही खत्म हो गई, हमारा पृथ्वी खत्म हो गया, हमारा अर्थ
नहीं रहेगा तो हो सकता है ये भी चीज़ खत्म हो जाए, लेकिन ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इस टाइप के जो पावर जनरेशन जो होते हैं, इस टाइप के जो पावर जनरेशन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, हाइडल पावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइडल पावर, हाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर प्लांट भी बोला जाता है। जो पावर प्लांट होते हैं उसको हाइडल पावर प्लांट कहा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, फिर से सेम चीज होना है। क्या होना है? टरबाइन। फिर से सेम चीज होगा ना दोस्तों, कुछ नया नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूं, ध्यान लगा के देखो, कुछ नया नहीं है इसमें, ध्यान देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टरबाइन के बाद क्या आ जाएगा? अब तो आपको याद भी हो गया होगा, टरबाइन के बाद आ जाएगा आपका जनरेटर। अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार पढ़ लिया यार। टरबाइन के पास क्या आ जाएगा? जनरेटर, और जनरेटर के बाद फिर से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि मेन टू मेन क्या बनाना है? मेन टू मेन हमें क्या बनाना है? बिजली तो बनाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है दोस्तों, है कि नहीं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है। तो यहां पे टरबाइन रहेगा, टरबाइन जनरेटर रहेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहेगा। तो मुझे बात बताओ, यहां पे जो टरबाइन रहेगा वो कौन सा रहेगा? नाम में क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो यहां पे भी जो टरबाइन रहेगा वो वाटर टरबाइन ही रहेगा। क्या रहेगा? वाटर टरबाइन। अब ये पानी टरबाइन, जो वाटर का टरबाइन है, वो मशीन को, ब्लेड्स को घुमाने के लिए, ये जो टरबाइन होंगे इस प्रकार से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बना के बताए हैं, ये ब्लेड्स होंगे टरबाइन के, इसको घुमाने के लिए क्या लगेगा? पानी लगेगा। तो अब पानी को क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा? नहीं, पानी को गर्म करने के लिए कौन कोयला जलाएगा, कौन न्यूक्लियर एलिमेंट्स का बम्बार्डिंग करेगा? यार इतना टेंशन है क्यों? डायरेक्ट पानी मार दिया तो घूमेगा ना यार। ये लॉजिक आया ही नहीं हम लोग को। ठीक है ना, जो हमने इतना पैसा खर्चा किया, करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा किया कोयले को जलाने में, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने में, जरूरी था? जरूरी था, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है, चलो जोक्स अपार्ट। लेकिन हमने एक और दिमाग लगाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म ढूंढ ले कि सीधा पानी को ही यहां पे टकरा दे एकदम फोर्स के साथ। तो पानी को टकरा देंगे सीधा, भाप नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टीम नहीं बोल रहा हूं, अब सीधा सीधा पानी आ रहा है। अब यहां पे स्टीम नहीं आ रहा है, स्टीम टरबाइन नहीं है ये, स्टीम टरबाइन अलग होता है, ये सीधा वाटर टरबाइन है। ये वाटर टरबाइन में क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ब्लेड्स जो है वो डिजाइन होते हैं, थोड़े कर्व होते हैं, थोड़े इस प्रकार से ना ब्लेड्स उनके ना ऐसे मुड़े रहते हैं, जिसकी हेल्प से पानी जब टकराएगा ना तो वो घूमेगा, ऐसे कर्व रहते हैं। इसकी एक मूवी बनी हुई है, जाके देख लेना, शाहरुख खान की मूवी है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा जाके देख लेना, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें पूरा का पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, शाहरुख खान एक इंजीनियर रहता है उसमें, मेरी तरह। ठीक है, एक इंजीनियर रहता है। वो इंजीनियर क्या करता है पता है क्या? उसके गांव में बिजली नहीं होती है, तो वो खुद ही ये सब चीज बनाता है और उसके गांव में बिजली लेके आता है। बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, ऐसी मूवी देखा करो, मजा आता है, सीखने मिलता है। मैंने वहां से देख के ये पूरा सीखा हुआ है, पढ़ के नहीं सीखा जितना वो मूवी देख के समझ में आया, मजा आ गया देख के। जाके देख लेना आफ्टर द वैकेशन, अभी मत देखना। अभी तो मैं समझा दे रहा हूं, एग्जाम होने के बाद वैकेशन होंगे तब अच्छे से देख लेना, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं वापस टॉपिक पे। तो क्या होता है, टरबाइन घूमेगा। टरबाइन किससे घूम रहा है? पानी से। तो टरबाइन घूमेगा तो मैग्नेट्स कनेक्टेड है, मैग्नेट्स रोटेट होंगे जनरेटर में, जनरेटर के अंदर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? सेम वाटर टरबाइन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा डैम रखते हैं। क्या रखते हैं? बड़ा सा डैम। डैम पता है ना, डैम जो पानी को स्टोर करके रखता है। बड़े बड़े डैम्स होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ये पानी को क्या करते हैं, इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब ये पानी इसके अंदर पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर से एक पाइपलाइन लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब वो पाइपलाइन जो इसके अंदर से लेके आएंगे उसको पास करेंगे किससे? टरबाइन के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि पाइपलाइन से अगर वो क्या आ रहा है बहुत ज्यादा, यहां पे इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, ये पाइपलाइन आ रहा है, अब ये पाइपलाइन में से क्या आ रहा है? पानी बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, और यहां पे आपने क्या लगाया हुआ है? टरबाइन लगाया हुआ है। ठीक है ना, समझ लो। यहाँ पे इसका डायग्राम वैसे पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है आपके बुक में, वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आपको समझना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज है, समझ में आना। तो टरबाइन यहां से गोल 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 घूमेगा, जिसके हेल्प से वो जनरेटर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यानी कि इन शॉर्ट हमें क्या चाहिए होता है? एक वाटर रिजर्वायर चाहिए होता है। ये क्या होगा आपका? ये होगा वाटर रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब होता है एक तरीके से डैम जो पानी को स्टोर करके रखता है। एंड जैसे ही वो पानी को वहां से स्टोर करके रखेगा, ये पूरा पूरा सप्लाई हो जाएगा और ये कनेक्ट करेगा वाटर टरबाइन को। वाटर टरबाइन पे पानी एकदम जोरों से हिट करेगा, जिसकी वजह से इसके ब्लेड्स गोल 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 घूमने लगेंगे। जनरेटर रोटेट करेगा, जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स रोटेट करेगा कंडक्टर के अक्रॉस में, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही था हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है ना, बिजली जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज भी है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये भी आपको मैं बता देता हूं। एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात है कि हमें बिजली मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। दूसरा एडवांटेज ये है कि कोई भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं होगा। मुझे बात बताओ, पानी को चला के
कोई पोल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना बाबा। तो पानी का पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, ना एयर का पोल्यूशन है, लैंड का पोल्यूशन है, मतलब कोई भी टाइप का पोल्यूशन का यहाँ पे होने की चांसेस नहीं है, ठीक है। और साथ ही में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी तो है नहीं। इसमें जरूरी नहीं है ना कि पीने का पानी चाहिए, इसमें हम समुद्र का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना तेजी से छोड़ोगे उतना अच्छा। तो कोई भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इसके कुछ एडवांटेजेस है, लेकिन यार इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम देख लेते हैं, यानी प्रॉब्लम्स भी है इसके। क्या प्रॉब्लम हो सकता है भाई? इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना अच्छा तरीका है बिजली बनाने का, वो भी एकदम इको फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज है। अरे ऐसे कैसे डिसएडवांटेज है? यस बिल्कुल, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस, देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो इस चीज में फेस करना पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब पानी का इस्तेमाल होता है कभी कभी डैम्स में, तो अगर बाई चांस डैम्स गलती से लीक हो गया, रिजर्वायर लीक कर जाता है, पानी डिस्प्लेस हो जाता है, तो सबमर्ज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। सबमर्ज मतलब अगर जो गांव के आसपास बना हुआ, अगर उस प्रोजेक्ट के आसपास कोई गांव है जहां पे लोग रहते हैं, बस्ती है, इंसान लोग रहते हैं, तो अगर गलती से लीक हो गया तो इतना अमाउंट ऑफ पानी जो है पूरा का पूरा गांव को डुबा सकता है, बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है, जिसकी वजह से लोग मर भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो लोग नदी का पानी डाइवर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पानी चाहिए ना, तो समुद्र से अगर दूर हो, ये प्रोजेक्ट अगर समुद्र से दूर है तो नदी का पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो नदी का रास्ता मोड़ना पड़ेगा। नदी का रास्ता मोड़ने से जो गांव में नेचुरल तरीके से पानी जाना चाहिए वो नहीं जाता है, और ये डैम्स वगैरह क्या करते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके वजह से बस थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इसका बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको कि क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना। तो वैसे बहुत सारा महाराष्ट्र में हमारे कोयना डैम है, कोयना, तो कोयना डैम पे ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप सर्च कर लेना जाके इंटरनेट पे, कोयना डैम, KOYANA, कोयना। हमारा महाराष्ट्र में कोयना डैम है जिससे हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वैसे पूरा देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग जगह, टेहरी में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी, ऐसे ऐसे कई सारी जगह आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पहला ग्रीन एनर्जी का टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ में आ गया? चलो अब जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, ठीक है, फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो आपको समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा, पानी से तो बिजली बना लिया ठीक है दोस्तों, पानी से बिजली बना लिया, अब पानी के साथ साथ हम बनाएंगे हवा से बिजली। चलो हवा से भी बनाएंगे यार, मतलब सोचो यार, मतलब हमारे इंजीनियर्स लोग ने कितना अच्छा अच्छा काम किया है, ठीक है। आपके राहुल सर ने भी एक कार बनाई थी, वैसे बाय द वे आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि आप जो देख रहे हो राहुल सर आपके सामने जो दिख रहे हैं, यानी मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं, ठीक है। टीचिंग तो मेरा पैशन है, इसके लिए मैं साइमल्टेनियसली पार्ट टाइम टीचिंग करता हूं, जैसा आप जानते हो यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मेरा मेन ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग ही है। और आपको मैं बता दूं, मैंने एक कार बनाई थी, ठीक है, जस्ट एक मिनट दे देना, अपना पर्सनल तारीफ कर लेता हूं थोड़ा सा। मैंने एक कार बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा। सुप्रा क्या होता है? इट इज ए F1 प्रोटोटाइप, F1 प्रोटोटाइप। आपको पता है ना F1 रेसिंग होती है, तो एक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जिसको BIC बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा दिल्ली, आपको पता होगा। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट एक स्टेडियम है जिसमें ना बड़े बड़े लोग रेस कर चुके हैं। लुइस हैमिल्टन का नाम सुना होगा आपने, F1 रेसिंग के वहां पे इवेंट्स होते हैं, वहां पे हमने अपनी कार खुद की बनाई थी, सुप्रा F1 मॉडल की, और यहाँ पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में रेस भी किया था। तो मेरे पास एक फोटो है उसका, जो मैंने कार बनाई हुई है और उसके साथ मैं बैठा भी हूं। तो अगर आप देखना चाहते हो ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे इंस्टाग्राम के अंदर मेरे आओगे ना, मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाओगे तो बहुत सारे फोटोज और वीडियो दिखेंगे जो मैंने डाले हुए हैं, शौक है थोड़ा बहुत। तो आप एक सर्च करना, तो आपको ना रेड कलर की ना ऐसे एक कार दिखेगी, मतलब वो Hyundai वो सब वाली कार मत समझना, वो अलग दिखेगी आपको, बहुत अलग दिखेगी कार, रेड कलर का कलर है उसका, और मैं उसके ऊपर व्हाइट कलर के ड्रेस में बैठा हूं, व्हाइट कलर का मैंने फॉर्मल्स पहना हुआ था, वो देख लेना। वो मेरा प्रोजेक्ट था फाइनल ईयर में, जब इंजीनियरिंग कर रहा था, वो मेरा प्रोजेक्ट था, वो मैंने बनाई थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके राहुल सर भी इंजीनियर है, वो बताने के लिए। और मैं इंजीनियरिंग का टॉपिक इसलिए बता रहा था क्योंकि इतने सारे इंजीनियर ने कमाल करके दिखाया। सोचो यार, इतना प्रॉब्लम था हमारा कि कोयला खत्म हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? उन्होंने बोला सीधा पानी से चलाएंगे, पानी से बिजली बनाएंगे, बना दिया। अभी वो लोग ने हवा से भी बना दिया है। तो देखो अभी वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का, जो टॉपिक है ग्रीन एनर्जी का, जो कि है विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके करना, यानी कि जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, यानी हवा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हवा में भी बहुत ताकत है बाबा। तो हवा में इस्तेमाल करके, हवा का इस्तेमाल करके बिजली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। तो और ये इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना और वो फोटो को लाइक कर देना, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा। चलो
चलो आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हमें प्रोड्यूस करना है विंड से, यानी फिर से हमारे पास सेम वही चीज रहेगा। अब मेरे पास फिर से वही आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, टरबाइन। ठीक है, देखो बेटा मुंह से निकल जाता है यार, आप लोग मेरे ही उम्र के हो यार, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, कभी कभी निकल जाता है मुंह से। ठीक है ना, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। तो टरबाइन हो गया, ठीक है ना। अब टरबाइन के बाद क्या आ जाता है, फिर से हमारा जनरेटर। वही चीज, देखो इतना अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपको याद हो गया होगा हर चीज। आप सीधा जाके ये एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे खुद से ही करके आओगे, इतना गारंटी बोल सकता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि टरबाइन रहेगा मेरे पास, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो टरबाइन है ये कौन सा इस्तेमाल करेंगे इस बार, मुझे बताओ लॉजिक लगा के। टॉपिक क्या है, विंड एनर्जी, तो टरबाइन भी कौन सा रहेगा, हवा वाला, यानी विंड टरबाइन रहेगा। कौन सा टरबाइन, विंड टरबाइन। पानी का इस्तेमाल हो रहा था तो वाटर टरबाइन, स्टीम का इस्तेमाल हो रहा था तो स्टीम टरबाइन, गैस का इस्तेमाल हो रहा था तो गैस टरबाइन, वैसे ही विंड का, हवा का इस्तेमाल हो रहा है तो विंड टरबाइन रहेगा। ठीक है, अब ये विंड टरबाइन है तो विंड टरबाइन को घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, विंड की जरूरत पड़ेगी, हवा। तो हवा तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो हवा तो मेरे पास बहुत है ना, विंड है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो हवा जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में तो है, भगवान ने हमें इस प्रकार बनाया, हमारी पृथ्वी को, हमारे नेचर को इतना खूबसूरत बनाया कि हवा जो है चारों बगल है, घूमता रहता है हवा तेजी से। अब ये विंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, विंड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे हवा का, और उससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसको, एक प्रॉपर तरीके से विंड एनर्जी में। ठीक है, विंड का इस्तेमाल करके विंड एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो भी एकदम हाई वेलोसिटी के साथ, मतलब स्पीड के साथ। और ये हवा बहुत तेजी से जाएगा तो ये विंड टरबाइन पे टकराएगा, और विंड टरबाइन पे जैसे ही टकराएगा आपका विंड टरबाइन घूमेगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा जनरेटर के यूज से। तो ये आपने कहां देखा है, आपने देखा हुआ है, और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी मैंने बोला था जाके देख लेना, मैंने चैप्टर पढ़ाने के टाइम रेगुलर वीडियो में भी मैंने बताया था। ठीक है, एक विंड मिल होता है दोस्तों, आप जानते होंगे। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, कितने ब्लेड्स होते हैं कौन बताएगा। ठीक है, कितने ब्लेड्स होते हैं दोस्तों, ये विंड मिल है समझ लो, 3 ब्लेड्स होते हैं, और तीनों का जो एंगल होता है वो याद रखना 120 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये डायग्राम मेरा थोड़ा सा खराब बना है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं। ठीक है ना, और बहुत थक चुका हूं क्योंकि कंटिन्यूसली सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो थक चुका हूं, तो प्लीज समझ के ले लेना। लेकिन एनर्जी की कमी नहीं है, टेंशन मत लेना, एनर्जी बहुत है मेरे पास। चलो ठीक है, तो याद रखना 120 डिग्री के एंगल्स पे तीनों ब्लेड्स होते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर 3 ब्लेड होते हैं ना, पंखे के अंदर 3 पत्ती होती है ना, 3 पत्ती, कौन सी वो खेलने वाली 3 पत्ती नहीं, पंखे के अंदर 3 पत्ती। ठीक है, याद रखना। तो उसके ब्लेड्स 120 डिग्री पे होते हैं, सेम इसी प्रकार। तो ये विंड मिल आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ अगेन, उसके अंदर चेक करना। मैं एक बार शिरडी गया था तो उसके रास्ते में संगमनेर करके एक जगह है शायद, वहां पे बहुत सारे विंड मिल्स है, वहां पे जाके मैंने फोटो खिंचाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो वहां पे देख लेना जाके मेरे इंस्टाग्राम पे, और उसके नीचे कमेंट करना कि कहां से आए हो आप लोग, ये वीडियो देखने के बाद उसमें आए हो, वो जाके देख लेना, आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो ये आपके विंड मिल हो गए। तो होता क्या है कि ये विंड मिल जो होते हैं इसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, जैसे हवा, वो ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे हवा बहुत अच्छा आता है। इतने बड़े होते हैं, पहली बात तो इतने बड़े होते हैं कि आप उसके सामने ना इतना दिखाई दोगे। ये विंड मिल इतने बड़े होते हैं कि ना 50-100 माले की बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है ना, उतने ऊंचे ऊंचे ये विंड मिल होते हैं। बड़े बड़े की मैं बात करूं, छोटे वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो बिजली बनता है, जो बड़े वाले विंड मिल से बनता है, इसके ब्लेड इतने बड़े होते हैं ना कि मतलब मुझे लगता है एक ट्रेन जो होती है ना, ये ट्रेन ज्यादा बड़ी हो गई, एटलीस्ट मतलब ट्रेन के 3-4 डब्बे, 2-3 डब्बे अगर ज्वाइन कर लोगे ना, उतने बड़े इसके एक ब्लेड्स होते हैं। तो इतने बड़े होते हैं, और ये घूमते कैसे, हवा से। सोचो, हवा में इतना ताकत है कि ये ब्लेड को घुमा देते हैं। तो जब हवा घूमता है, जब हवा फ्लो हो रहा है, तो ये ब्लेड्स के ऊपर हवा जब टकरा रहा है तो ये धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं घूमते, धीरे 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 ये क्या करते हैं, ब्लेड्स घूमते हैं। और ये ब्लेड्स जब घूमेंगे तो इसी के अंदर क्या होता है, टरबाइन कनेक्टेड होता है, तो टरबाइन भी घूमने लगता है। हवा ने अपना काम किया, हवा जो था उसने अपना काम किया, विंड एनर्जी को लेके आया, एकदम तेजी से हाई वेलोसिटी के साथ लेके आया। अब ये कहां पे जाएगा, विंड टरबाइन इसके अंदर जो है उस पे टकराएगा। तो जैसे ही ब्लेड्स गोल गोल घूम रहे तो विंड टरबाइन आपका गोल गोल घूमेगा, विंड टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट्स है वो कंडक्टर के अक्रॉस में घूमेगा, जिसके हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है हवा का इस्तेमाल करके। तो यही होता है विंड मिल में। तो ऐसे कई सारे विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे बिजली बनाया जाता है विंड मिल के। तो अब विंड मिल के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे कमर्शियल इलाके पे छोटे छोटे विंड मिल्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ बड़े इलाके में आप देखोगे विंड फार्म्स होते हैं, जहां पे बहुत खेती जैसे होती है, जैसे हम खेती करके उगाते हैं ना फसल, वैसे वहां पे बहुत बड़े बड़े फील्ड होते हैं, वहां पे बड़े बड़े विंड मिल लगाया जाता है। और एक बहुत ज्यादा ऑफशोर रीजन में इतने बड़े बड़े विंड मिल होते हैं ना, जैसे मैंने फोटोज में दिखाए हुए, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, वहां पे आपको वैसे टाइप के जो विंड मिल है देखने मिलेंगे, जिससे हमारा बिजली जो है बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, एक आखिरी टॉपिक आज के लिए आखिरी टॉपिक, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक क्या है, सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। और ये ग्रीन एनर्जी में हमने पानी देख लिया, पानी से बिजली बना सकते हैं, हवा देख लिया, हवा से बिजली बना सकते हैं, और भगवान ने या फिर हमारे नेचर ने बोलूं तो एक और बहुत बेहतरीन चीज दी है जो कभी खत्म नहीं होगी मेरे हिसाब से, जो कि है दोस्तों सनलाइट। यानी कि अब सनलाइट का इस्तेमाल करके बिजली को कैसे बनाया जा सकता है वो हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, ठीक है। अब सनलाइट का इस्तेमाल करके माफ करना हाँ ओके, तो सनलाइट का इस्तेमाल करके जो बिजली बनाई जाती है, इसमें सिर्फ यह एक फर्क है कि सनलाइट का इस्तेमाल करके जो बिजली बनाते हैं उसमें टरबाइन की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो अभी इतने सारे चीजों में हमने टरबाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पढ़ा, इसमें यहां पे टरबाइन नहीं आएगा। अब टरबाइन की जगह पे ऐसा क्या चीज है, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं दोस्तों, एक होता है, पहले मैं टॉपिक डाल देता हूं, क्या टॉपिक का नाम है इसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलर एनर्जी। पहले टॉपिक डाल देता हूं नाम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलार एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग सोलार एनर्जी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये सोलार एनर्जी में जैसे मैं आपको बता रहा था, तो एक होता है दोस्तों सोलार फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ये होता क्या है, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, एक इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, सोलार पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार से एक बॉक्स शेप में होता है जिसमें ना ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है ना। वो प्लेट्स किसके होते हैं वो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको जरूर से मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में इसका कोई काम नहीं है, हमें बस खाली पढ़ना है। तो आपने देखा होगा मेरे घर पे भी एक इलेक्ट्रिकल पैनल था, तो होता क्या है, इसको धूप में छोड़ दो, गरम गरम धूप जो होता है ना, दोपहर वाला धूप, उसमें छोड़ दो, जिससे वजह से क्या होता है कि इसमें जो ब्लेड्स लगे होते हैं, ब्लेड्स नहीं क्या बोलते हैं, प्लेट्स, सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सनलाइट आता है, ठीक है। अब वो सनलाइट जो आता है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, सनलाइट एनर्जी, light and heat energies get converted into chemical energy and that chemical energy is converted into electrical energy in the form of DC, direct current के फॉर्म में होता है। and if you want to convert the direct current into alternate current you can use the inverter, जिसके हेल्प से वो चीज हो पाता है। तो बेसिकली फिर से अगेन मैं आपको बोलूं तो होता क्या है कि अगर हमारा सोलार रेडिएशन एनर्जी, जो हमारा सोलार जो एनर्जी है, ठीक है, सोलार एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलार एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसी को कहते हैं हम लोग फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। यही फंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इफेक्ट बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें आपका सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, पहली बात तो जो बनता है वो किस फॉर्म में होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में होता है, डीसी करंट के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सोलार सेल्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लेट जिसको सोलार प्लेट बोलते हैं या फिर आप बोल लो इसको सोलार प्लेट, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे सिलिकॉन मटेरियल जो होता है, इट इज ए सेमीकंडक्टर, यू ऑल नो दैट। ये क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर का बहुत डिमांड है आजकल, हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सेमीकंडक्टर यूज होता है। तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या होता है, ये करंट को जनरेट करता है अबाउट 30 मिली एम्पियर। आपको पता है 9th में आपने पढ़ा होगा, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट का यूनिट एम्पियर होता है, तो मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर का एक सोलार सेल जो है वो प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डीसी के फॉर्म में सोलर प्लेट का इस्तेमाल करके, जिसमें सोलर प्लेट्स में क्या लगे होते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो होती है। अब ये जो सोलर एनर्जी से आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, डीसी में कन्वर्ट होता है। अब ये डीसी से आपको, अगर मुझे एसी चाहिए, क्योंकि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसमें अगर इस्तेमाल करना है तो आपको एक डिवाइस लगेगा जिसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी बना देता है, और यही एसी करंट का आप इस्तेमाल करके अपने घर में रखे हुए बिजली के उपकरण यानी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, चाहे वो बल्ब हो, टीवी हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, उससे आप चला सकते हो। तो ऐसे बड़े बड़े पैमाने पे आपने देखा होगा, बड़े बड़े जगह पे ओपन फील्ड में ऐसे बड़े बड़े लार्ज इलेक्ट्रिकल सोलर पैनल्स लगाए होते हैं धूप में। शिरडी बेस्ट एग्जांपल, मैं गया हूं वहां पे और आपको मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। शिरडी का जो पूरा का पूरा छत है ना, ऊपर का पूरा सोलार पैनल से है, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सोलार जो शिरडी को चाहिए होता है। शिरडी जो मंदिर आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में ही हमारे, ठीक है, नासिक के आसपास, ठीक है। तो शिरडी जो टेम्पल है उसमें जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो सब इसी पावर सोलर फोटोवोल्टेइक सेल से यानी सोलर एनर्जी से आती है। यानी कि बाहर से वो लोग बिजली लेते ही नहीं है, वो उससे ही काम चलाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा यूजफुल भी होता है। पूरा किचन उनका उससे ही चलता है।
बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे आजकल जो बड़े बड़े कंपनीज है वो अपने छत के ऊपर जो उनका पैनल्स होते हैं ना, छत होते हैं ना, जो उनका रूफ होता है, जो रूफ होता है, समझ लो ऐसा रूफ है ना, तो ये पूरे पैनल्स बिछा के उधर पे पैनल 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 पूरा पैनल बिछा देते हैं, जिसके वजह से उनके खुद का एनर्जी वो खुद बना सकते हैं। इस प्रकार से चीजें हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाए, लेकिन वो कभी कमी ना हो, इसीलिए ये सोलार एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ही गला पेन होने लगा मेरा, कंटिन्यूअसली खांसी भी आ रही है, जैसा कि आप जानते हो। कंटिन्यूअसली आज सुबह से 4-4 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एनर्जी आपके राहुल सर के अंदर है, भले ही गला थक जाता है लेकिन एनर्जी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये किस लिए आती है? ये आप लोग के लिए ही आती है। और ये आप लोग से मैं बार बार एक ही अपील करता हूं कि हमारे वीडियोज़ को आप प्यार दो, आप वीडियोज़ को हमारे शेयर करो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये चाहता हूँ कि हर 10वीं का बच्चा जिसके लिए मेहनत किया जा रहा है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, ये वीडियो उन तक पहुंच सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, बस इतना ही बोलूंगा। हमारी हेल्प करो आप लोग हमारे वीडियोस को रीच आउट करवाने में, ताकि हर बच्चा जिसको ये सब चीज नहीं पता है उसको ये पता चल जाए। और आज आपको इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने चीजें बताई है जो शायद आपको कहीं नहीं मिली होगी। तो प्लीज आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करूंगा। पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज जेन्युइनली कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज लाइक कर देना। वीडियो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फर्स्ट टाइम चैनल पे जरूर आए हो तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि यार बोलना ना पड़े इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल है। 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट कंप्लीट है, जाके चेकआउट कर लेना। तो चैनल को फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।